प्रधानमंत्री ने मेजर अभिलाषा बराक को यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट पुरस्कार से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी। प्रधानमंत्री ने आज मेजर अभिलाषा बराक को यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट पुरस्कार से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी। मेजर बराक लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल में एक एंगेजमेंट टीम कमांडर जेंडर फोकल पॉइंट के रूप में कार्यरत हैं। श्री मोदी ने कहा कि ये सम्मान उनकी अनुकरणीय सेवा और संयुक्त राष्ट्र के शांति रक्षा प्रयासों में भारत के दीर्घकालिक योगदान का सम्मान है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह उपलब्धि अनगिनत युवा भारतीयों, विशेष रूप से देश की बेटियों के लिए भी प्रेरणा है, जो देश और मानवता की सेवा करना चाहती है। प्रधानमंत्री ने पोस्ट में कहा, प्रधानमंत्री ने भारतीय महिला फुटबॉल टीम को SAFF महिला चैंपियनशिप 2026 की बधाई दी। भारतीय प्रधानमंत्री ने भारतीय महिला फुटबॉल टीम को आज SAFF महिला चैंपियनशिप 2026 जीतने पर बधाई दी। प्रधानमंत्री ने टीम ने तो पूरे टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन किया। प्रधानमंत्री ने वयोवृद्ध अभिनेता श्री सलीम कुमार जी के निधन पर शोक व्यक्त किया। प्रधानमंत्री जी ने आज वयोवृद्ध अभिनेता सलीम कुमार जी के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि अपने शानदार करियर के दौरान उन्होंने विभिन्न भूमिकाओं में अपनी बहुमुखी प्रतिभा, यादगार प्रदर्शनों से अमिट छाप छोड़ी है। उनकी संवेदनाओं वयोवृद्ध परिवार और अंतिम प्रशंसकों के साथ। एपीडा ने यूनाइटेड किंगडम को झारखंड में ताजे आमों की पहली निर्यात को सुगम बनाने झारखंड में महिलाओं द्वारा संचालित FPC से 1.5 मीट्रिक टन आम्रपाली आम यूनाइटेड किंगडम में निर्यात किए गए। वाणिज्य उद्योग मंत्रालय के अधीन कृषि एवं प्रसंस्करण खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपीडा ने झारखंड के कृषि निर्यात के लिए एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में राज्य से यूनाइटेड किंगडम के लिए ताजे आमों की पहली वाणिज्यिक खेप को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। झंडी दिखाकर रवाना करने का समारोह 4 जून 2026 को कोलकाता में आयोजित किया गया था। इस खेप में झारखंड के सिमडेगा जिले के बानो ब्लॉक में स्थित महिला किसान उत्पादक कंपनी FPC बेउरा फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के लिए से प्राप्त 1.5 मीट्रिक टन ताजे आम्रपाली आम हैं। इस खेप का निर्यात कोलकाता स्थित मैसर्स JGB एग्रोफ्रेश प्राइवेट लिमिटेड द्वारा लंदन UK को किया जा रहा है। निर्यात सिमडेगा जिले के किसान उत्पादक कंपनियों FPC, किसान उत्पादक संगठनों FPO और प्रगतिशील किसानों के लिए एपीडा द्वारा 5 मई 2026 को आयोजित निर्यात उन्मुख क्षमता विकास कार्यक्रम के बाद किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य निर्यात संबंधी आवश्यकताओं, गुणवत्ता मानकों, बाजार के अवसरों पर ध्यान केंद्रित करना है। इसके बाद एपीडा ने जिले से निर्यात योग्य गुणवत्ता वाले आमों की खरीद के लिए बेउरा फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड और मैसर्स JGB एग्रोफ्रेश प्राइवेट लिमिटेड के बीच संपर्क स्थापित करने में सहायता की। वर्तमान में खेप इसी पहल का परिणाम है। इस साझेदारी से FPC के निर्यात मूल्य श्रृंखला में प्रत्यक्ष भागीदारी मिली। इसकी
सदस्य किसानों को बाजार तक पहुंच प्राप्त हुई है। एफपीसी से जुड़े किसानों को घरेलू बाजार में प्रचलित कीमतों की तुलना में अपनी उपज के लिए अधिक लाभ प्राप्त हुआ है। इस पहल से क्षेत्र के किसान समूहों के बीच गुणवत्ता उत्पादन पद्धतियों को अपनाने, फसल कटाई के बाद बेहतर प्रबंधन करने और अंतर्राष्ट्रीय मांगों का अनुपालन करने को प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद है। झारखंड में बागवानी के लिए अनुकूल कृषि जलवायु परिस्थिति मौजूद है। राज्य में उगाई जाने वाली आम्रपाली किस्म अपनी गुणवत्ता और बाजार में स्वीकार्यता के लिए जानी जाती है। इस खेप के साथ झारखंड ताजे फलों के अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में निर्यात करने वाले राज्यों की सूची में शामिल हो गया। पीड़ा बाजार विकास पहलों, क्षमता विकास कार्यक्रमों, गुणवत्ता सुधार उपायों, ट्रेसेबिलिटी प्रणालियों और निर्यात प्रोत्साहन गतिविधियों के माध्यम से कृषि और प्रसंस्करण खाद्य उत्पादों के निर्यात को सुगम बनाता है। प्राधिकरण महिला नेतृत्व वाले और आदिवासी उत्पादक संगठनों सहित किसान समूहों की कृषि निर्यात की भागीदारी को बढ़ावा देता है। झारखंड से ताजे आमों की पहली व्यावसायिक खेप का निर्यात राज्य किसान उत्पादक संगठन को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की दिशा में जोड़ने एक महत्वपूर्ण प्रयास है। ई-जागृति ने राष्ट्रीय गवर्नेंस पुरस्कार 2026 में रजत पुरस्कार जीता। डिजिटल परिवर्तन के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग द्वारा सरकारी प्रक्रिया पुनर्गठन की श्रेणी के अंतर्गत 341 नामांकनों में से पुरस्कार प्राप्त हुआ है। ई-जागृति ने उपभोक्ताओं को न्याय प्रदान करने में बदलाव लाया है। एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से 2 लाख से अधिक मामले निपटाए गए हैं। एआई संचालित उपभोक्ता शिकायत पोर्टल पर 90.75% निपटान दर्ज किए गए। वर्चुअल सुनवाई का विस्तार किया गया। भारत और विदेश में उपभोक्ताओं के लिए अनुबंध पहुंच सक्षम बनाई गई। उपभोक्ता मामले विभाग के ई-जागरूकता प्लेटफॉर्म को प्रशासनिक सुधार लोक शिकायत विभाग द्वारा प्रदान किए जाने वाले प्रतिष्ठित राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस पुरस्कार 2026 में डिजिटल परिवर्तन के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग द्वारा सरकारी प्रक्रिया पुनर्गठन श्रेणी 1 के अंतर्गत रजत पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह सम्मान केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों और राज्य सरकारों से प्राप्त 341 नामांकनों की गहन मूल्यांकन प्रक्रिया के बाद प्राप्त हुआ है। ये प्रौद्योगिकी आधारित नागरिक केंद्रित सेवा वितरण के माध्यम से उपभोक्ता शिकायत निवारण में ई-जागरूकता की भूमिका को दर्शाता है। 1 जनवरी 2025 को आरंभ किया गया ई-जागृति प्लेटफॉर्म 4 पुरानी प्रणालियों OCMS, ई-दाखिल, NCDRC, CMS और कॉन्फोनेट को एक एकल एआई सक्षम पेपरलेस प्लेटफॉर्म में एक करता है। प्रारंभ होने के बाद से इस प्लेटफॉर्म ने 2.29 लाख से अधिक उपभोक्ता मामलों को दर्ज करने और 2.07 लाख से अधिक मामलों को निपटाने में सहायता की है। इस प्रकार इस पोर्टल पर 90.75% मामले निपटाने की दर दर्ज हुई है। साथ ही उपभोक्ताओं को भारत और विदेशों में कहीं से भी आसानी से न्याय प्राप्त करने में सक्षम बनाया जाता है। प्रारंभ के बाद प्राप्त प्रमुख उपलब्धियों: कुल पंजीकृत उपयोगकर्ता 4,15,365 दर्ज किए गए मामले 2,29,174 निपटाए गए मामले 2,07,997 कुल निपटान 90.75% पंजीकृत NRE उपयोगकर्ताओं की संख्या 3,312 NRI द्वारा दर्ज की गई शिकायतें 751 उपभोक्ता को न्याय और प्रभावी सेवा प्रदान करने में विभाग द्वारा सुधार। वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान उपभोक्ता आयोगों के प्रदर्शन में महत्वपूर्ण सुधार हुए हैं। दर्ज मामले 1,65,456 निपटाए गए मामले 1,52,707 निपटान दर। वित्त वर्ष 2024-25 में
2025 में 89.47% की तुलना में बढ़कर 92.3% हो गई। वर्चुअल सुनवाई सुविधा में उल्लेखनीय वृद्धि। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से निपटाए गए मामलों की संख्या 14,494 से बढ़कर 30,683 हो गई। सुनवाई की संख्या 24,181 से बढ़कर 87,083 हो गई है। वर्चुअल सुनवाई के माध्यम से निपटाए गए मामलों की संख्या 1,587 से बढ़कर 4,941 हो गई है। अन्य प्रमुख सुधार में दैनिक आदेश अपलोड करने में 17.3% की वृद्धि दर्ज हुई है। 16,02,14 से बढ़कर 18,70,604 हो गया है। SMS सूचनाएं 19,75,817 लोगों तक पहुंच गई। ईमेल सूचनाओं की संख्या 1,98,028 से बढ़कर 37,35,126 हो गई। यहाँ तक कि वित्त वर्ष 2025-26 की चौथी तिमाही जनवरी-मार्च 2026 के दौरान भी उपभोक्ता आयोगों ने शानदार प्रदर्शन बनाए रखा। 38,944 दर्ज मामलों में से 34,600 मामले का निपटान किया गया। इस प्रकार 88.84% की निपटान दर प्राप्त की गई। यह वित्त वर्ष 2024-25 की इस तिमाही से अधिक है। न्याय तक त्वरित और आसान पहुंच। उपभोक्ता भारत या विदेश में कहीं से भी ऑनलाइन शिकायत दर्ज करा सकते हैं। मामले की प्रगति को वास्तविक समय में ट्रैक कर सकते हैं और उपभोक्ता आयोगों तक आए बिना वर्चुअल सुनवाई में भाग ले सकते हैं। इन प्लेटफॉर्म का निम्नलिखित सुविधाएं में ऑनलाइन कॉलिंग, ऑनलाइन फाइलिंग और दस्तावेज का डिजिटल आदान प्रदान, OPT आधारित ऑनबोर्डिंग, बहुभाषी AI मशीन लर्निंग सक्षम सेवाएं, भारत कोष, पेगाव और SBI ई-पे के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान, स्वचालित SMS और ईमेल अलर्ट, AI चैटबॉट सहायता, वॉइस टू टेक्स्ट कार्य, दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सुलभता सुविधाएं, अधिवक्ता और आयोग के अधिकारों के लिए भूमिका आधारित डैशबोर्ड। वर्चुअल सुनवाई का डिफ़ॉल्ट तरीका बन गया है, जो NCTRC की सभी पीठों और 35 राज्य आयोगों में हाइब्रिड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बुनियादी ढांचे द्वारा बढ़ावा दिया जा रहा है। इन प्लेटफॉर्मों से अनिवासी भारतीय NRI भारत वापस आए बिना उपभोक्ता न्याय प्राप्त कर सकते हैं। NRI द्वारा दर्ज की गई शिकायतें 751 थीं। USA से 234 शिकायतें थीं, UK से 82, UAE से 77, कनाडा से 58, जर्मनी से 39, ऑस्ट्रेलिया से 34, अन्य से 237। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से अब तक कुल 61 NRI मामले निपटाए गए हैं। 100% से अधिक निपटान दर वाले राज्य में वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान निम्नलिखित 100% से अधिक निपटान दर्ज किए गए। NCTRC उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, पंजाब, मेघालय, राजस्थान, कर्नाटक, अरुणाचल प्रदेश में विभाग ने सुचारू कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए क्षेत्रीय कार्यशालाओं का आयोजन किया है। राज्य आयोगों के साथ लगभग 50 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आयोजित की और विभिन्न स्तरों पर समर्पित तकनीकी कर्मचारियों को तैनात किया। उपयोगकर्ताओं के लिए प्लेटफॉर्म निम्नलिखित सुविधाएं प्रदान करता है। सहायता दस्तावेजों, ट्यूटोरियल वीडियो, प्रायः पूछे जाने वाले प्रश्न, प्रक्रिया प्रवाह मार्गदर्शिकाएं, समर्पित हेल्प डेस्क और टिंकरिंग सिस्टम। हेल्प डेस्क के माध्यम से अक्टूबर 2025 और मार्च 2026 के बीच प्राप्त 5,537 शिकायतों
में से 4,881 शिकायतों का समाधान किया। अगस्त 2025 में विभाग अगस्त 2025 में विभाग एनसीडीआरसी और एनआईसी को शामिल करते हुए साप्ताहिक जन सुनवाई सत्र उपयोगकर्ताओं को समस्याओं को हल करने निरंतर सुधार के लिए फीडबैक प्रदान करने में सहायता कर रहे उपभोक्ताओं की सफलता कहानियों अहमदाबाद स्थित जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने चिकित्सा दावा विवाद में 27 दिनों में न्याय प्रदान किया। आयोग ने बीमा कंपनियों को चिकित्सा दावा निपटान की काटी गई 16,224 रुपये की राशि, 7% ब्याज, 2,000 रुपये का मुआवजा और 2,000 रुपये मुकदमेबाजी लागत के साथ वापस करने का निर्देश दिया है। नमक्कल जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने एक अन्य मामले का समाधान करते हुए 56 दिनों में एक प्रशिक्षण अकादमी को नौकरी गारंटी कार्यक्रम के तहत लिए गए 24,780 रुपये वापस करने का आदेश दिया है, क्योंकि वादे के अनुसार सेवाएं प्रदान नहीं की गई थी। आयोग ने 10,000 रुपये का मुआवजे भी दिए। उपभोक्ता मामले विभाग निरंतर प्रशिक्षण, पहुंच में सुधार और हितधारकों की सहभागिता के माध्यम से इस मंच को और मजबूत बनाने के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि त्वरित, पारदर्शी और उपभोक्ता हितैषी न्याय सुनिश्चित की जा सके। उपभोक्ता और अधिवक्ता ई-जागृति के माध्यम से इस मंच के उपयोग ऑनलाइन शिकायत निवारण का लाभ उठा सकते हैं। मत्स्य पालन मूल्य श्रृंखलाओं को मजबूत करने और भारत की वैश्विक समुद्री खाद्य प्रतिस्पर्धा क्षमता को बढ़ाने के लिए विशाखापट्टनम में समुद्री खाद्य निर्यात पर राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। तकनीकी वस्तुओं में ट्रेसेबिलिटी, सतत प्रमाणीकरण, मूल्यवर्धन, निर्यात विविधीकरण और अन्य मूल्य वाले गहरे समुद्र संसाधनों के दोहन पर विचार विमर्श किया गया। मत्स्य पालन पशुपालन डेयरी मंत्रालय ने मत्स्य पालन विभाग द्वारा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के साथ मिलकर आंध्र प्रदेश सरकार के सहयोग से समुद्री खाद्य निर्यात पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन 5 से 6 जून 2026 को विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में किया गया। इस कार्यशाला के पहले दिन आंध्र प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री श्री नारा चंद्रबाबू नायडू, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री और पंचायती राज मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह, भारत सरकार के माननीय नगर विमानन मंत्री श्री किरण रिजिजू, राम मोहन रायणू, किंजरापू राम मोहन नायडू और भारत सरकार के माननीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री श्री चिराग पासवान उपस्थित रहे। इस कार्यशाला में केंद्र सरकार ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों के विभागों ने भाग लिया। इसमें समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण और निर्यात निरीक्षण परिषद, राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड, नाबार्ड, राष्ट्रीय सरकारी विकास बोर्ड निगम, राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड, लघु कृषि व्यापार वाणिज्य और इन्वेस्ट इंडिया सहित राष्ट्रीय खनिज संस्थानों ने भाग लिया। इस कार्य में समुद्री खाद्य निर्यातकों में संघ प्रसंस्करणों में स्टार्टअप और अन्य मूल श्रृंखला हितधारकों ने भी भाग लिया। इसमें समुद्री निर्यात तंत्र का व्यापक प्रतिनिधित्व मिला। इस विचार विमर्श में भारत में वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी समुद्री खाद्य निर्यातक राष्ट्र के रूप में स्थापित करने पर जोर दिया गया। इसमें प्रमुख क्षेत्रों में मात्रा आधारित निर्यात में मूल्यवर्धित उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों की ओर बदलाव, साथ ही नवाचार, उन्नत प्रौद्योगिकी को और अधिक मजबूत ट्रेसेबिलिटी प्रणालियों को बढ़ावा देने पर चर्चा की गई, ताकि भारत की वैश्विक समुद्री खाद्य ब्रांड को मजबूती मिल सके। इन चर्चाओं में कुशल और अनुपालनपूर्ण व्यापारिक सुधार करने के लिए कोल्ड चेन, एयर कार्गो और क्वारंटाइन सुविधाओं सहित निर्यात बुनियादी ढांचे और लॉजिस्टिक के विस्तार की आवश्यकता पर भी बल दिया गया। अंतर्देशीय मत्स्य पालन से निर्यात बढ़ाने में महत्व पर जोर दिया गया। यह उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान देता है और
इसमें रेडी रेडी टू ईट उत्पादों और उन्नत मूल्य वाली प्रजातियों जैसे उभरते क्षेत्रों में आप्रयुक्त क्षमता का लाभ उठाने पर भी बल दिया गया। मंत्रियों ने प्रसंस्करण क्षमता और मूल्य संवर्धन को मजबूत करने के साथ साथ स्थिरता, गुणवत्ता आश्वासन और नियामक अनुपालन पर भी बल दिया गया। एक लचीला और भविष्य के लिए तैयार समुद्री खाद्य निर्यात तंत्र के लिए समग्र सरकारी दृष्टिकोण अपनाने, बहुआयामी लॉजिस्टिक में सुधार करने के लिए निवेश और नवाचार निवेश क्षेत्र में भागीदारी को बढ़ावा देने के बल दिया गया। मत्स्य पालन विभाग ने संयुक्त सचिव श्री सागर मेहरा ने उत्पादन बढ़ाने, ट्रेसेबिलिटी, प्रमाणन ढांचे को मजबूत करने और चल रहे सुधारों और प्रमुख योजनाओं के माध्यम से गहरे समुद्र और ईईजेड संसाधनों में अप्रयुक्त क्षमता का दोहन करने पर जोर दिया गया। वाणिज्य विभाग के अपर सचिव श्री अजय भाटू ने भारत की निर्यात क्षमता, बदलते वैश्विक बाजार की ओर गतिशीलता और समुद्री खाद्य निर्यात को बढ़ाने में मुक्त व्यापार समझौतों, बाजार विविधीकरण और बढ़ी हुई प्रतिस्पर्धा की भूमिका के बारे में बताया। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने संयुक्त सचिव श्री डी प्रवीण ने प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन को बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया। वैश्विक मानकों को कमियों के बारे में बताया और निर्यात मूल्य प्राप्ति सुधार में कोल्ड चेन विकास, प्रसंस्करण और संरचना मूल्य श्रृंखला एकीकरण को बढ़ाने की योजनाओं के बारे में बताया। मध्य प्रदेश सरकार में मत्स्य पालन विभाग के सचिव श्री स्वतंत्र कुमार सिंह ने अंतर्देशीय मत्स्य पालन की निर्यात क्षमताओं पर जोर दिया, जिसमें पिंजरा पालन, जलाशय आधारित मत्स्य पालन और मोती पालन जैसी उच्च मूल्य वाली गतिविधियों को विविधता लाने पर बल दिया गया, ताकि किसानों की आय और उत्पादन को बढ़ावा मिल सके। निर्यात निरीक्षण परिषद ने अधिकारियों को मजबूत गुणवत्ता आश्वासन प्रणालियों, अंतर्राष्ट्रीय नियामक आवश्यकताओं के अनुपालन का महत्व पर जोर प्रकाश डाला, जिससे शेष निर्यात, रोगाणुरोधी मानक और डिजिटल ट्रेसेबिलिटी शामिल है। साथ ही बाजार पहुंच बढ़ाने के लिए प्रमाणन निरीक्षण तंत्र को मजबूत करना भी शामिल है। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने सी फूड एक्सपोर्ट एसोसिएशन ऑफ इंडियन फिश मील एंड फिश ऑयल एक्सपोर्ट्स एसोसिएशन और इंडियन मरीन एग्रीडिएंट एसोसिएशन जैसे उद्योग निकायों के साथ मिलकर बाजार के अवसरों, प्रतिस्पर्धा, स्थिरता और समुद्री खाद्य निर्यात को प्रभावित करने वाली प्रमुख चुनौतियों पर हितधारकों के दृष्टिकोण को साझा किया। हितधारकों ने विचार विमर्श के दौरान समुद्री खाद्य निर्यात मूल्य श्रृंखला में मौजूदा प्रमुख चुनौतियों, रोग प्रबंधन, बढ़ती लागत, गुणवत्तापूर्ण बीज और संगरोध सुविधाओं को सीमित उपलब्धता और रसद, कोल्ड चेन और प्रसंस्करण अवसंरचना में कमियों के बारे में बताया। इसके अलावा सख्त प्रमाणन आवश्यकताओं, एंटीबायोटिक अनुपालन, ट्रेसेबिलिटी और अंतर्देशीय मत्स्य पालन से निर्यात में कम योगदान के साथ ही उच्च मूल्य वाली प्रजातियों और बाजार विविधता लाने की आवश्यकता पर भी चिंता व्यक्त की। 6 जून 2026 को आयोजित कार्यशाला में तकनीकी सत्र आयोजित किए गए, जिसमें भारत के समुद्री खाद्य निर्यात तंत्र को मजबूत करने 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक के समुद्री खाद्य निर्यात राष्ट्रीय लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक रणनीतिक उपायों पर चर्चा की गई। सत्र में नीति निर्माता, निर्यातक, उद्योगपति, शोधकर्ता, स्टार्टअप, एमएसएमई और अन्य हितधारकों ने भाग लिया। मत्स्य पालन क्षेत्र में प्रमाणन, ट्रेसेबिलिटी, मूल्यवर्धन, स्थिरता और उभरते निर्यात अवसरों से संबंधित मुद्दे पर विचार किया गया। समुद्री खाद्य निर्यात को बढ़ावा देना, मूल्य संवर्धन, प्रमाणीकरण और पता लगाने की क्षमता का लाभ उठाना शीर्षक वाले पहले तकनीकी सत्र की अध्यक्षता उड़ीसा सरकार के प्रधान सचिव श्री डी.वी. स्वामी ने किया। इसमें MPEDA
के अध्यक्ष और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के संयुक्त सचिव श्री पी जवाहर शाह अध्यक्ष थे। इस सत्र में 3 प्रमुख विषयगत चर्चाएं निर्यात बाजारों के लिए मछली पकड़ने की प्रणालीकरण में सहायता हेतु पता लगाने की क्षमता प्रणाली, जलीय कृषि, मछली पकड़ने में सतत प्रमाणीकरण, समुद्री खाद्य क्षेत्र में के लिए उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन, PLI ढांचे को पता लगाने के माध्यम से भारत की निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करना। चर्चाओं में अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के उभरते विशेष प्रमुख निर्यात मछली पकड़ने के प्रमाणों के पूरा करने के लिए मत्स्य पालन, पारंपरिक ट्रेसेबिलिटी मत्स्य पालन में प्रकाश डाला गया। सत्र में नवाचार, मूल्यवर्धन और बाजार विविधीकरण के माध्यम से समुद्री खाद्य निर्यात को बढ़ावा देने में स्टार्टअप उद्यमियों MSME की भूमिका बारे चर्चा की। विचार विमर्श में 3 उपविषयों मूल्यवर्धन, निर्यात प्रोत्साहन, उच्च मूल्य वाले गहरे समुद्री संसाधन का दोहन और निर्यात अवसरों पर विविधीकरण पर केंद्रित किया गया। वैश्विक स्तर पर रसोई गैस की कीमत भारत में सबसे कम। भारत गैस सिलेंडर पड़ोसी देशों के मुकाबले सबसे सस्ता है और अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा जैसे विकसित देशों की तुलना में भी इसकी कीमत बहुत कम है। उज्ज्वला लाभार्थियों को हर एक वर्ष पहले 4 रिफिल पर प्रति सिलेंडर 300 की छूट मिलेगी, यानी कि प्रति लाभार्थी वर्ष भर में 1200 का लाभ। और एक गैर PMUI परिवार को LPG बाजार कीमत में लगभग 700 कम का भुगतान करना होगा। एक सिलेंडर की आपूर्ति लागत लगभग बढ़कर 1600 से अधिक हो गई है, जिसका अर्थ है कि प्रत्येक घरेलू सिलेंडर पर लगभग 700 का नुकसान हो रहा है। इस फरवरी के बाद LPG की सऊदी CP में हुई लगभग 46% की वृद्धि के कारण हुआ है। भारत उन चुनिंदा देशों में से एक था जिसने हार्मुज जलडंबू मध्य से अपने ऊर्जा कार्गो की आवाजाही जारी रखे हुए था। किसी भी पेट्रोलियम उत्पाद की कोई कमी नहीं हुई। भारतीय परिवार आज भी किसी भी पड़ोसी देश के परिवार की तुलना में रसोई गैस LPG कहीं सस्ती कीमत पर खरीद रहे हैं। ये अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा जैसे विकसित अर्थव्यवस्था वाले देशों की कीमत में काफ़ी कम है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थी 14.2 किलोग्राम के एक सिलेंडर के प्रभावी रूप से 642 का भुगतान करना पड़ता है, जबकि दिल्ली में एक सामान्य उपभोक्ता 942 का चुकाता है। इसके विपरीत वही सिलेंडर एक आपूर्ति लागत बढ़कर 1600 से अधिक हो गई है। भारत में उज्ज्वला संशोधन के बाद प्रभावी मूल्य 14.2 कम सिलेंडर की 642, पाकिस्तान में 1046, नेपाल में 1207, कनाडा में 2000 के पार है, ऑस्ट्रेलिया में 1765, अमेरिका में 1755 है। एक ऐसी मूल्य वृद्धि जिसे रोक कर रखा गया है। होटलों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली कमर्शियल सिलेंडरों की कीमत हर महीने अपने आप संशोधित की जाती है, क्योंकि इसकी कीमत सीधे तौर पर अंतर्राष्ट्रीय बेंचमार्क से जुड़ी होती है, जबकि घरेलू गैस सिलेंडरों के साथ ऐसा नहीं है। भारत अपनी LPG ज़रूरतों का 60% आयात करता है और उस आयात की कुल लागत सऊदी CP से जुड़ी होती है, जिसे सऊदी अरामको हर महीने की शुरुआत में निर्धारित करता है। यह एक बाहरी कीमत है जिस पर भारतीय उपभोक्ता का कोई नियंत्रण नहीं। पश्चिम एशिया की समस्या में हुई समस्या के कारण अंतर्राष्ट्रीय बेंचमार्क कीमत में तेजी से वृद्धि हुई। भारत में उपयोग होने वाले LPG के 50:50 प्रोपेन ब्यूटेन मिश्रण के रूप में व्यक्त करें तो सऊदी LPG कॉन्ट्रैक्ट प्राइस CP फरवरी में, यानी एक रुकावट से पहले, लगभग
542 अमेरिकी डॉलर प्रति टन था। फरवरी के अंत में हॉर्मुज़ जलसंधि के बंद हो जाने के बाद अप्रैल में कॉन्ट्रैक्ट मूल्य, जो इस व्यवधान के बाद मध्य पूर्व खाड़ी से निर्यात सख्त होने पर तय हुआ, वह पहला था कि बढ़कर 775 अमेरिकी डॉलर प्रति टन हो गया। इसमें प्रोपेन 750 डॉलर और ब्यूटेन 800 डॉलर प्रति टन था। इसके बाद ये जून में बढ़कर 790 अमेरिकी डॉलर प्रति टन पहुंच गया। इस प्रकार एलपीजी का मिश्रण बेंचमार्क फरवरी में पूर्व संकट के स्तर की तुलना में लगभग 46% बढ़ गया। इसके साथ ही आयातित एलपीजी की लागत भी बढ़ गई है। वह लागत जो उपभोक्ता को नहीं चुकाना पड़ता है। जून में अनुबंध कीमत के बाद 14.2 किलोग्राम के सिलेंडर की उपलब्ध कीमत लागत यदि इसे आयात लिंक आधार पर तय किया जाता तो यह 1600 से अधिक हो गया है। हर एक घरेलू सिलेंडर पर नुकसान अभी लगभग 700 है। यही पैमाना पूरी तरह से बाजार मूल्य वाले कॉमर्शियल वाले सिलेंडर में भी देखा जा सकता है। होटलों और रेस्तरां के इस्तेमाल होने वाले 19 किलोग्राम का सिलेंडर दिल्ली में 3113.5 में बिकता है, जबकि लगभग 165 प्रति किलोग्राम के बराबर रुपये प्रति किलोग्राम के बराबर है। यह कीमत पश्चिम एशिया के दौरान 5 बार बढ़ोतरी के बाद हुआ है। इसके विपरीत घरेलू उपभोक्ता संशोधन के बाद लगभग 46 रुपये प्रति किलो टन की भुगतान करता है। वाणिज्यिक गैस टैक्स दर अधिक होती है, मार्जिन भी बढ़ा होता है और इसलिए इसका कीमत आधारित स्तर अधिक होते हैं। फिर भी आयात लिंक बाजार घरेलू सिलेंडर वास्तविक लागत 1600 से अधिक है। हॉर्मुज़ संकट के बावजूद आपूर्ति जारी रही। जब संकट की वजह से हॉर्मुज़ की हालत मुश्किल हो गई, यहाँ से दुनिया के लगभग 5वां हिस्सा तेल और भारत का ऊर्जा आयात का एक हिस्सा गुजरता है, तो इस रास्ते में होने वाला ज़्यादातर व्यावसायिक यातायात लगभग रुक गया। भारत का एलपीजी खपत लगभग 54% हिस्सा इसी जलमग्न से आता है। इससे कुकिंग गैस की सप्लाई पर रुकावट का सीधा असर पड़ने का खतरा था। भारत उन देशों में से एक था जिसने ऊर्जा कार्गो की आवाजाही जारी रखी है। लगातार तालमेल बिठाकर भारतीय झंडों के टैंकरों को हॉर्मुज़ के माध्यम से गुजरना, भारतीय बंदरगाहों पर कच्चे तेल और एलपीजी की खेप उतारना जारी रखा है, जिससे किसी भी पेट्रोलियम उत्पादन कोई कमी नहीं आई है। पूरे नेटवर्क में बॉटलिंग और वितरण समान रूप से जारी रहा। संकट के दौरान आपूर्ति सुनिश्चित करने में कई तरह के उपाय किए गए। आपूर्ति पक्ष पर घरेलू एलपीजी उत्पादन में 60% से अधिक बढ़ाया गया, जो लगभग 32 टीएमटी 1000 मीट्रिक टन से बढ़कर 52 टीएमटी तक पहुंच गया है, ताकि सीमित आयात की भरपाई की जा सके। निरंतर समन्वय के जरिए यह सुनिश्चित किया जा सके कि एलपीजी में लदे जहाज हॉर्मुज़ जलमग्न में आसानी से निकलते रहे। भारत में दुनिया के अन्य देशों की तुलना में ऐसे जहाज़ों की संख्या बढ़ गई है जो सुरक्षित निकालना और भी बिना कोई टोल चुकाए। साथ ही दुनिया भर में आपूर्तिकर्ताओं में संसाधन जुटाने का दायरा बढ़ जाएगा, जिससे देश में शामिल होने वाले हॉर्मुज़ में भी नहीं गुजरना पड़ेगा। जैसे अमेरिका, कनाडा, अल्जीरिया उपलब्ध एलपीजी घरेलू उपभोक्ताओं के आपातकाल अस्पतालों, शैक्षिक संस्थानों, प्राथमिकता वाले उपभोक्ताओं को लगातार भेजना जारी रखा है। मांग के नज़रिए से उपभोक्ताओं को यहाँ तक संभव है कि पाइप्ड नेचुरल गैस पीएनजी अपनाने की प्रोत्साहित किया जाए, जिससे सिलेंडर पर दबाव कम हो। इस सीमित घरेलू आपूर्ति की सुरक्षा के लिए राज्य सरकारों, उद्योग संगठनों समन्वय दुरुपयोग उपायों को सख्त किया गया। ओटीपी आधारित डिलीवरी सत्यापन लगभग 90% तक
बढ़ाया है, जिससे कि सब्सिडी वाले घरेलू एलपीजी वाणिज्य बाजार के दुरुपयोग से रोका जा सके।